हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ाना स्टडी पर। रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3 क्लास 6 का एनसीईआरटी का। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पर स्थल रूप एवं जीवन। स्थल पर रहने वाले लोग जो कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई प्लेन्स में रहता है और कोई पठारी क्षेत्र में रहता है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के स्थल रूप होते हैं, जैसे पहाड़ों पे ऊंची चोटियां होती हैं, वहाँ पे जंगल होते हैं, अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो वहाँ के लोग किस प्रकार से जीते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, और वहाँ का स्थल रूप कैसा है, किसी भी जगह का स्थल रूप कैसा होता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको। मैं ये पूरा चैप्टर कवर कराने वाली हूँ, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहले एक आपको सूक्त दिया गया है, भूमि सूक्त। ठीक है, ये अथर्ववेद से, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से ये अथर्ववेद से लिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद से ये कोट लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास इतने प्रकार की शक्तियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पौधों को, पेड़ पौधों को, और समतल भूमि के रूप में या ऊंचाइयों के रूप में या ढलानों के रूप में सभी लोगों को और पेड़ पौधों को क्या करती है? आधार प्रदान करती है। ठीक है, हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। ये अपनी संपन्नता को दिखाती है, किस प्रकार से इसके ऊपर आप एक बीज डाल देते हैं तो एक पौधा बन जाता है। तो ये कितनी संपन्न है, सभी लोगों का, सभी जीव जंतुओं का पेट भरती है। ये हमारी माता भी है और हम इसकी संतान हैं। ठीक है, ये अथर्ववेद से लिया गया भूमि सूक्त है, पृथ्वी के लिए स्रोत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा था ये स्रोत। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें पहाड़, बादल, और आपने देखा है यहाँ पे ये क्या दिया गया है? एक अलग प्रकार का चित्र है जिसमें नदी दी गई है, पेड़ पौधे, ये शंकुधारी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, स्थल रूपों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। मतलब किस प्रकार से हमारा ये जो स्थल रूप हैं, ज़मीन है, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी रहेगा और कैसे इसका हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग प्रकार की स्थल भूमियों का हमारे रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर ऐसे घर बनाकर रहता है, तो उसके लिए क्या चुनौतियां आएंगी। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर प्लेन्स में रहता है तो उसको उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, और उसको भी कुछ हो सकता है कि फ़ायदे ना मिलें, उसको भी कुछ नुकसान हो जो कि पहाड़ों पर फ़ायदे मिलते हों और लैंड पर यानी प्लेन्स पर ना मिलते हों। तो इन चुनौतियों को और अवसरों को, अवसर माने वहाँ के फ़ायदे और वहाँ की परेशानियों के बारे में हम जानेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परिचय। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी जो राष्ट्रपति भवन है वो एक छोटे से माइनर से पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न स्थल रूप दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। सबसे पहले तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं? आप पहुंच रहे हैं झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, और सड़क से यात्रा कर रहे हैं और फिर आप प्रयागराज पहुंच रहे हैं। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में भी आपको बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं? पर्वत मिलने वाले हैं। प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज में कम ऊंचे पर्वत मिलेंगे। ठीक है,
प्रयागराज में। और फिर अगर आप उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पर और छोटे पर्वत मिलेंगे। इसी तरीके से आप अल्मोड़ा तक जाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थल रूप आपको देखने को मिलेंगे। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि यानी लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे अन्वेषण करेंगे। कक्षा की गतिविधि के 4 रूप 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए। 4 रूपों में यानी 5-5 विद्यार्थियों को यहाँ बच्चों को बांटना है और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करना है। अपने आसपास आपको जाना है, देखना है कि वहाँ पर किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं यानी स्थल रूप हैं, किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है, क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन होता है। ये आपको देखना है कि अगर यहाँ पर प्लेन्स हैं तो क्या थोड़ी दूरी पर जाकर कहीं थोड़ा छोटा मोटा पहाड़ या कहीं पर थोड़ा सा भी परिवर्तन है तो आपको उसका पता लगाना है। क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा, 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई बदलाव होगा या नहीं। अन्य समूहों द्वारा भी दी गई जानकारी के साथ इसकी आपस में तुलना करनी है बच्चों को। नेक्स्ट, इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा करने के बारे में चर्चा कीजिए। कहीं के भी बारे में आप सोच सकते हो और बातें कर सकते हो जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए और अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलना कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप कहीं मनाली या कहीं पर भी जम्मू कश्मीर या फिर नैनीताल, ठीक है, आप गए हुए हों पहाड़ी क्षेत्र में या फिर कहीं पर भी, तो आपको उसके बारे में चर्चा करनी है क्लास में और तुलना करनी है यहाँ के लैंडफॉर्म, यहाँ यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के लैंडफॉर्म से आपको तुलना करनी है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है तुंगता। तुंगता क्या होती है? समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई, जो समुद्र बह रहा है, ठीक है, समुद्र से किसी भी वस्तु या फिर किसी भी, मान लो एक पहाड़ है, उसकी ऊंचाई जो होती है वो तुंगता कहलाती है। यानी कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई जो क्या कहलाती है, तुंगता कहलाती है। उदाहरणार्थ पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया की ऊंचाई अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तुंगता क्या है ये आपको पता लगाना है कि तुंगता क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आगे आ गए हम। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है, ठीक है, भौतिक है ये, यानी कि जिसे छुआ देखा जा सकता है वो भौतिक स्वरूप होता है, ठीक है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं, इन्हें बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, पर्वत, पठार और मैदान। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि कितने प्रकार से स्थल रूपों को बांटा जाता है। पर्वत, पठार और मैदान, 3 रूपों में इसको बांटा जाता है। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। यदि आप कहीं प्लेन्स में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप उसके अनुसार ढल गए हैं, आपको वहाँ रहने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप कुछ समय के लिए पहाड़ों में चले जाएंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होगी कि नहीं होगी? ज़रूर होगी आपको, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे नीची सड़कें आएंगी, गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी आपके पेरेंट्स को, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी। तो इसी तरीके से अगर आप अपने प्लेन्स में रह रहे हैं तो आप उस तरीके से जीने लगते हैं, और अगर कोई इंसान वहाँ पर परमानेंट रह रहा है पहाड़ों पे तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो शुरू से बचपन से वहाँ पर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बचपन से वहाँ पर रहे हैं, तो वो गाड़ी भी चला सकते हैं, इजीली पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग स्थल रूपों पर अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग मात्रा में रहते हैं। जैसे कि ज़मीन पर रहने वाले लोग यानी प्लेन्स पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ज़्यादा, बजाय इसके कि वो पहाड़ों पे रह रहे हैं। जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वो कम होते हैं, वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग संख्याएं पाई जाती हैं। पर्वत,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान एवं संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी ऑल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है। जब कम ऊंचाई पर आ जाते हैं तो हिम क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, हिम यानी कि बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों के रूप में ये नीचे बह जाती है। देखो यहाँ चित्र में दिया है, ये जो है ये बहुत अधिक ऊंचाई पर है, यानी कि यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड यानी तुंगता, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि तुंगता। तो ये जो बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ क्या है, थोड़ी सी नीचे की ओर की जो बर्फ़ होती हैं ये यहाँ से पिघल पिघल के कहीं ना कहीं ये नदियों में प्रवाहित हो जाती हैं और ये प्लेन्स में यानी समतल भूमि में आकर बहने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहती हैं। इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए हैं। पृष्ठभूमि में पर्वत, इनमें से 2 को हिमाच्छादित दिखाया गया है। ठीक है, 2 पर्वतों को इसमें हिमाच्छादित यानी कि हिम से ढका हुआ दिखाया गया है। ये रे हिम यानी कि बर्फ़। ठीक है, और क्या दिखाया गया है? बाईं ओर एक पठार है और आगे एक मैदान जहां पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर बाईं ओर, ये रहा बाईं ओर, ये एक पठार है। पठार मतलब कम ऊंचा होना ही क्या कहलाता है? ये पठार है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ों से कम ऊंचा है। ठीक है, पर्वत ये रहा और ये नीचे समतल मैदान है। जो सबसे नीचे का है ये समतल मैदान है, क्योंकि हम भी समतल मैदान में रहते हैं। मैं समतल मैदान में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप कहाँ पर रहते हैं, कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें हमने तीनों लैंडफॉर्म्स यानी तीनों स्थलाकृति देख ली, एक तो पहाड़ और एक पठार और ये मैदान यानी कि समतल मैदान हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, पहुँचती है। ये जो जल में बदलने के बाद नदियाँ आगे पहुँचती हैं। बहुत अधिक ऊंचाइयों यानी तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती। जो पर्वतों की चोटियां हैं ना, बिल्कुल पीक, यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। इस पीक पर थोड़ी नीचे की पिघल के बह जाती है और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके रहते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं ये हमेशा के लिए ढके ही रहते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ या हिल कहते हैं। जो गोल आकार के होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं, ये पहाड़ी होती हैं। ठीक है, ये पहाड़ी होती हैं। ठीक है, या छोटे पहाड़ भी इनको कह सकते हैं या हिल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हिल। ठीक है, तो ये क्या है? पहाड़ी। इनकी चोटी नहीं होती। ठीक है, ये ऊपर से इस तरीके से गोलाकार हो सकती हैं, तो ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पर ऊंची तो ये भी होती हैं। आइए विचार करें, हिम क्या है? यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी, क्योंकि ये सभी जितने भी एरियाज़ के नाम दिए गए हैं ये सभी पहाड़ी एरियाज़ हैं। यहाँ पर हिम से ढके रहते हैं पर्वत। ठीक है, यानी बर्फ़ से ढके रहते हैं। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। सभी जगह पर वर्षा के रूप में या ओले के रूप में होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर काफ़ी ठंडक होती है। ये जो बहुत ऊंचे स्थान होते हैं ना पर्वत वाले, ये यहाँ पर काफ़ी ठंडक होती है, यहाँ पर बहुत ठंड पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ठंड पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ हिम गिरेगी ही। जब ठंड पाई जाती है तो वहाँ बारिश क्या होती है? बारिश जम जाती है और जमकर वो बर्फ़ के रूप में गिरने लगती है। वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। बहुत सुंदर सा आपने पहाड़ों के ऊपर देखा होगा, इस तरीके से ये नर्म आवरण ऐसे बन जाते हैं ये बर्फ़ के, है ना, क्योंकि आसमान से बर्फ़ गिरती है। और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप का गिरना है। आपने अपने आसपास ओले देखे होंगे, ओले उठा के बच्चे खाने भी लगते हैं ओले, है ना। तो ये जो ओले हैं ये किसका? जल का, यानी बारिश का एक ठोस रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये आपको कुछ चोटियाँ दिखाई गई हैं। ये एवरेस्ट की है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट की चोटी कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। एवरेस्ट गिरिशृंग है ये है एकांकगुआ की चोटी, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, जो नेपाल में है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची। किलीमंजारो है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ब्लॉक गिरिशृंग माने होता है पर्वत, ठीक है। कंचनजुंगा है, ये सिक्किम में है। अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में, ठीक है, अनाईमुड़ी। तो ये इस प्रकार की आपको सारी चोटियाँ दिखाई गई हैं। नेक्स्ट, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज़। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर में फैली हुई हैं। इसे आप हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर है। यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज़ पर्वतमाला है, ठीक है, और एशिया में हिमालय है, ठीक है। ये तीनों पर्वतमालाएं आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। जो भी मैं बुक में आपको हाईलाइट करवा रही हूँ वो आपको ज़रूर हाईलाइट करने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये रहा पर्वत श्रृंखलाओं का ये एक चित्र दिया गया है। पर्वत श्रृंखलाएं मतलब कतारों में सारे आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कतारों में हैं, ठीक है, लाइनों में। इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 इन्हें ऊपर से नीचे तक सापेक्षित ऊंचाइयों के दृश्य प्रभाव देखने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इनकी ऊंचाइयों को आपको देखना है। ये जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है, ये कम ऊंचाई यानी कि ये क्या है, पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है। ये पर्वत हैं, ये भी पर्वत हैं। ये जो कम ऊंचे हैं वो पहाड़ी है एक तरीके से, ये वाली, ठीक है। तो ये है इसमें डिफरेंस। एवरेस्ट गिरिशृंग नेपाल और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। एवरेस्ट जो कि मैंने बता दिया आपको, नेपाल और तिब्बत के बीच में पड़ता है। कंचनजुंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है, ये भारत में है और नेपाल के बीच, सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियाँ शिखर हैं। एंडीज़ पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, ये आपको मार्क कर लेना है। एंडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। एंडीज़ पर्वतमाला कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। और अपने भी ये एवरेस्ट और इसका भी आपको लगा लेना है। एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत के बीच में, और कंचनजुंगा कहाँ पर है, सिक्किम और नेपाल के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है, एकांकगुआ गिरिशृंग है। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ गिरिशृंग है। एकांकगुआ किसकी है, एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको मार्क कर लेना है। पूर्वी अफ्रीका में किलीमंजारो गिरिशृंग एक पृथक पर्वत है। पूर्वी अफ्रीका के अंदर किलीमंजारो, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, किलीमंजारो कहाँ पर है, ये पूर्वी अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के बीच में कौन सा पर्वत है, किलीमंजारो है, ठीक है, जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक गिरिशृंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक गिरिशृंग माने पर्वत ही होता है, तो जो ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक पर्वत, ये आल्प्स पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये भी आपको मार्क कर लेना है बुक में और याद करना है। ब्लॉक पर्वत आल्प्स पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनाईमुड़ी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। अनाईमुड़ी को केरल में क्या कहते हैं, अनाई शिखर, ठीक है। ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है, जो भी मैंने किया है आपको सारा हाईलाइट करना है, याद भी करना है, ठीक है। अनाई शिखर किसे कहते हैं, अनाईमुड़ी को, ठीक है। दक्षिण भारत में ये सबसे ऊंचा है, दक्षिण भारत में ये सबसे ऊंची पर्वतमाला वो पर्वत है, ये एक ही पर्वत है, ठीक है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार, ये हाईलाइट करना है। ये जितने भी ग्रीन में दिए गए हैं ना बुक के साइड में, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। पर्वतीय वन किसे कहते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रकार की वनस्पति उगती है वो पर्वत कहलाता है। हाँ, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं। जो हिमालय पर्वतमाला है गाइस, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि वो आज भी नवीन है, मतलब नई पर्वत श्रृंखला है। ये आज भी इसका निर्माण धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये अभी भी इसकी चोटी जो है अभी भी बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित युवा पर्वत है। ये अभी भी युवा है, ठीक है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। इतने पुराने समय से ये बने हुए हैं, फिर भी ये आज भी युवा हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि युवा पर्वत आज भी कौन है, जो सबसे युवा पर्वत है वो है हिमालय। हिमालय पर्वतमाला सबसे युवा और नवीन पर्वत श्रृंखला है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। अरावली पर्वतमाला क्या है, ऐसी चोटी थी एक टाइम पे, इसमें क्या हो गया ना, यहाँ से अपर्दन हो गया, ऊपर की जो मिट्टी है वो हट हट के कहीं ना कहीं बहकर उड़कर इधर उधर चली गई है, तो ऐसे हो गई है, ये ऊपर से गोलाकार हो गई है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ है, हिमालय के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है, ये आज भी ऊपर से बढ़ता जा रहा है हिमालय पर्वतमाला, और कहीं ना कहीं इसका कटाव छटाव ऊपर से होता चला जा रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे, साइंस में इसके बारे में आपको और पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मॉस, मॉस क्या होता है? मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा, छोटा हरा पौधा है। मॉस क्या होता है? इसमें कोई फूल नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटा हरा पौधा है, वनस्पति है इसमें, जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है। आपने देखा होगा पहाड़ों के चित्र में देखा होगा, या अगर आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर है ना काई काई सी जमी रहती है। क्या जमी रहती है? काई सी, हरी 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 काई सी जमी रहती है ऐसे करके, तो वो क्या होती है? वही मॉस कहलाती है। ठीक है, याद रखना है ये आपको। लाइकेन क्या होता है? ये भी आपको हाईलाइट करना है। लाइकेन पौधों के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके होते हैं। ठीक है, ये होते हैं लाइकेन। लाइकेन जो है, आपने देखा होगा पेड़ों, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के आपने ऐसे करके पेड़ों की इस तरीके से चिपके हुए हरे हरे देखे होंगे इसके तने पर। ठीक है, ऐसे करके इसकी जड़ों में हरा हरा देखा होगा, एक आध पत्ती भी इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? ये जीवों पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये और चट्टानों पे भी होते हैं, चट्टानों के ऊपर भी हरी हरी काई सी एक दो पत्तियां आपने पौधों की तरह देखे होंगे। तो लाइकेन जो है पौधों के समान होते हैं। ठीक है, जीव जो ये एक जीव होते हैं जो सामान्यतः दीवारों पर या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय परिवेश, नेक्स्ट टॉपिक आ गया पर्वतीय परिवेश। पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का ये वन होता है। ठीक है, जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष, पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर रहा है कि पर्वतों के ऊपर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका पर्वतों के ऊपर, इसका आंसर रहेगा पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्यतः पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि पर्वतों के ऊपर है, तो ये काफ़ी ऊंचे और लंबे होते हैं। ये शंकु के आकार के होते हैं, आपने देखा होगा पर्वतीय पेड़ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं शंकु के आकार के। ठीक है, तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस और काई और लाइकेन भी उग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ों की ऊपर जो है घास, मॉस, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, लाइकेन यहाँ पर उग जाते हैं।
कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। कुमार संभव किसके बारे में लिखा है? हिमालय के बारे में कुमार संभव लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करना है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। ठीक है, तो कुमार संभव का कुछ हिंदी में अनुवाद दिया गया है। क्या अनुवाद है वो? भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वत नाम का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। जो कुमार संभव से ये लाइनें ली गई हैं, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, जो कि है कि उत्तर में और दक्षिण में, उत्तरी भाग में देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता है। किसको? हिमालय को देवों की तरह पूजनीय माना जाता है। पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तट तक, ये जो भारत है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, ये पूर्व दिशा है इधर, ठीक है, और ये पश्चिम दिशा है इधर। तो ये पश्चिम से लेकर यहाँ पर पूर्व तक कौन सी श्रृंखला फैली हुई है? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का एक मापदंड हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई फुट्टा या कोई पैमाना एक नाप रहा है हमारी अर्थ को। ठीक है, गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं। यहाँ पर गंगा के झरनों की फुहारें हैं इन पर्वतमालाओं में। देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं और मोर के पंख, जो कि मोर अपने पंख को फरफराते हैं, उनकी शीतल मंद हवाएं और सुगंधित वायु, एकदम महक, यानी बहुत ही खूबसूरत और ठंडी ठंडी हवाएं जिनमें खुशबू, एक अलग ही खुशबू होती है पेड़ पौधों की, तो वो यहाँ पर बहती है हिमालय पर्वत में। तो यहाँ के पर्वतवासी जो मृगों की खोज में, ये क्या करते हैं? हिरणों की खोज में इधर उधर जाते हैं, हिरन पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं। तो ये हिमालय में घूमते रहते हैं इन मंद मंद हवाओं के बीच और देवदार के वृक्षों के बीच ये पर्वतवासी घूमते रहते हैं। कक्षा में इन श्लोकों तथा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इनकी और पर्वतों की देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं। पश्चिमी से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है, ये जो मैंने बताया है पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इसके देवता की स्थिति को पहचानना है कि क्यों इनको देवता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देवभूमि भी कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला में रहने वालों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ पर अपना वास किया है, अपने साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ ग्रंथों में यहाँ के बारे में, हिमालय पर्वतमाला के बारे में ऋषि मुनियों की, और यहाँ के पूजा पाठ, 4 धाम, इन सब से संबंधित है। तो इसलिए इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि गंगा हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है हिमालय पर्वतमाला में। तो यहाँ पे आगे एक चित्र दिया गया है, पेरेग्रियन फॉल्गन। ये पेरेग्रियन फॉल्गन का चित्र है। ये हिमालयी तहर है, हिमालय में रहने वाले पशु पक्षी हैं ये। ठीक है, पहाड़ी खरगोश है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लिंक्स है। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कैनेडियन लिंक्स। याक है, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स भी है। तो ये आपको कुछ चित्र, तेंदुआ, ये सभी पहाड़ों में रहने वाले हैं, भालू, ये सभी पहाड़ों में रहने वाले कुछ पहाड़ी जीव जंतु आपको दिखाए गए हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतने अच्छे अच्छे क्रिएचर्स के साथ और अच्छे ब्राइट कलर्स के साथ आपको दिया गया है ताकि और इंटरेस्टिंग लगे। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करती है। ये जो पर्वत में घने वन हैं, नदियाँ हैं, ये बहुत सारे जीवों को आश्रय देती हैं, जीवों का घर है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रियन फॉल्कन, घुमंतू बाज, जो अभी मैंने सब आपको दिखाए ना, ये सभी इनका घर है। इन हिमालय पर्वतमालाओं के बीच में ये तहर, हिमालयन तहर, आइबेक्स, तेंदुआ, ठीक है, ये सभी कहाँ रहते हैं? गोल्डन ईगल, पेरेग्रियन, आइबेक्स, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू, ये सभी और अन्य प्राणी भी, इनका घर है पहाड़ी क्षेत्र या फिर हिमालय पर्वतमाला।
हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी हिमालय से निकलने वाली कौन सी है? गंगा नदी है, जो कि गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी सबसे बड़ी और लंबी नदी है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहते हैं, इसे गंगेज भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ इसके अंदर मिलती हैं। उनमें से कुछ यमुना, घाघरा भी हिमालय से ही निकलती है। अन्य नदियाँ जैसे सोन, गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। ये आपको याद रखना है फैक्ट यहाँ से कि गंगा नदी कितनी लंबी है? 2500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसमें कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं जैसे यमुना, घाघरा, ये हिमालय से निकलती हैं और मिल जाती हैं किसमें? गंगा में मिल जाती हैं। सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। तो सोन नदी भी इसमें मिलती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे ये गंगा जा रही है, ठीक है, उत्तर से ये इधर से मिलती हैं यमुना और इधर से मिलती है ये घाघरा, दोनों उत्तर से, इधर से यमुना उत्तर की ओर से, ठीक है, ये घाघरा, ठीक है, और दक्षिण की ओर से इधर से सोन नदी मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में। ये इनकी सहायक नदियाँ जो किसी नदी में आकर मिलती हैं, छोटी नदियाँ, तो वो बड़ी नदी के लिए क्या कहलाती है? सहायक, क्योंकि वो पानी लाकर उसकी सहायता करती है, उसके जल क्षेत्र को। ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसका कंटेंट आपके थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।